हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर प्रीवियस 2-3 लेक्चर थे, उनके अंदर हम लोग बात कर रहे थे मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मैक्सवेल का जो वितरण नियम है उसके बारे में बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे और उसी का डेरिवेशन चल रहा था। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो कैलकुलेट कर ली थी उसके बारे में मैं अगर बताऊँ तो एक तो हमने DN कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वे पार्टिकल जैसे कोई भी, जैसे मैं थोड़ा सा एक वापस से रिकेप कर देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। 1 सेकेंड। हम लोग ये बात कर रहे थे अगर कि जैसे एक कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर अगर पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर, अगर हम लोग बताएं कि जैसे बहुत सारे पार्टिकल है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब हमें चेक करना है कि जैसे ऐसे कितने पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड या कोई पर्टिकुलर रेंज में हो, ऐसे कितने पार्टिकल्स है। 1 सेकेंड। जैसे एक ये था, एक कंटेनर है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, तो हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने पार्टिकल हैं। तो वो जो पर्टिकुलर रेंज में पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं तो वो हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे और हमने देखा था कि जैसे मान लो कोई रेंज है पर्टिकुलर कि एक पार्टिकल से उनकी u प्लस डी यू, एक्स डायरेक्शन में तो इतनी वेलोसिटी हो, y डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी हो v प्लस डी वी के बीच में, और z डायरेक्शन में हो w से w प्लस डी डब्ल्यू के बीच में, इस रेंज के बीच में। ठीक है, अगर ये रेंज के बीच में अगर पार्टिकल्स का वेलोसिटी देखना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला था ये था कि इतने, इस रेंज के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो होंगे dn, और dn पार्टिकल्स जो होते हैं na³ e⁻, हमने कैलकुलेट किया था इसको b u² प्लस v² प्लस w² du dv dw, ये था। आई बात समझ में? यहाँ पे बी था कि बीटा था? आई थिंक बीटा होगा यहाँ पे, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ। आप क्या लिखा हुआ होगा कॉपी के अंदर? बीटा था यहाँ पे, है ना, ऐसा था। ये तो इस पूरी रेंज के अंदर, ये यहाँ पे डॉट है, कॉमा नहीं है, डॉट है। ये तो पूरी रेंज के अंदर था, मतलब u, v और w तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। तो उस रेंज में इतने सारे पार्टिकल होंगे 3 डायमेंशन में। अगर 1 डायमेंशन की बात करूं तो 1 डायमेंशन में मान लो कि मुझे केवल u डायरेक्शन में देखना है कि x डायरेक्शन में जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं वो उनकी, तो u में देखना, तो मैं इसको dnu बोल देता हूँ। तो केवल मैं u वाली चीज़ें लिख देता हूँ इसके अंदर, e⁻ बीटा u², vw वाले को हटा देता हूँ du। ये है किस में, जो केवल u डायरेक्शन में u से लेकर u टू u प्लस डी यू रेंज के बीच में जो पार्टिकल है उनकी संख्या है, ये उनका नंबर है। इतने पार्टिकल होंगे u से u प्लस डी यू रेंज के बीच में। जैसे मान लो कि 2 मीटर से लेके 2.5 मीटर की रेंज का अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे, जैसे 2 से लेके 2 प्लस 0.5, इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल होंगे उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। इसके बाद में हम लोगों ने जो फाइनली फॉर्मूला कैलकुलेट किया था dn का, एक और किया था c के टर्म्स में, आपके पास लिखा हुआ होगा। वो जो फॉर्मूले थे उसमें a और b 2 टर्म आ रहे थे, तो हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे थे, है ना। तो a और b का वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब हम। ठीक है, करें? चलिए ठीक है, हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये आई थिंक ये β/2 होता था यहाँ पे, जिसको हमने बाद में b लिखा होगा। एक सेकेंड, आपकी कॉपी में चेक कीजिए, जो लास्ट डेरिवेशन कराया है उसमें क्या है, b है ये। सॉरी, अब ये मिस्टेक हो जाएगा आगे क्योंकि इसको यूज में लेंगे आगे। तो ये b है, स्मॉल b है,
इसको b लिखा था बीटा बाई 2 को। तो चलो, और इसके बाद में हम लोग a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे। a का वैल्यू कैलकुलेट हो गया था नियतांक का, ये सब पहले हो चुका है। इससे के बाद में भी हम लोगों ने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, फिर b का वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो a का जो वैल्यू आया था वो कुछ आया था b/π√, एक थिंग, हाँ यही वैल्यू आया था, a का वैल्यू आया था। आपके सब कुछ लिखा हुआ होगा क्योंकि हम लोग ये पहले कर चुके हैं, लास्ट पेज से था ये a का वैल्यू आ गया था। अभी हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, करें? चलो ठीक है, b का वैल्यू, तो एक a का वैल्यू आ गया, b का मान वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो b का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज होता है जो KTG पढ़ा था हमने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें एक रूल होता है कि जैसे कोई भी पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, तो एक पार्टिकल दीवार पे जो फोर्स अप्लाई करेगा इस कंटेनर के ऊपर, एक पार्टिकल से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होता है, जैसे u डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, u डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो 2mu², ये एक पार्टिकल का फोर्स होता है। कितना? 2mu², एक पार्टिकल का। तो मान लो इस डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल जा रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि u डायरेक्शन में जो पार्टिकल जा रहे हैं वो ये है, जैसे dnu। तो अगर मुझे dnu पार्टिकल्स की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, एक पार्टिकल का ये आ गया, तो dnu की वजह से कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो dnu, ये इतने पार्टिकल्स की वजह से फोर्स आ गया u डायरेक्शन में, ठीक है। अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, आ रही बात समझ में? ये टोटल फोर्स आ जाएगा। फोर्स क्या? प्रेशर, सॉरी, ये जो मैं सब बातें कर रहा हूँ ये प्रेशर की बात कर रहा हूँ, दाब की बात कर रहा हूँ। ये 2mu² है दाब, प्रेशर, एक पार्टिकल से इतना प्रेशर लगेगा उस वॉल पे, उस दीवार पे, u वाली डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन की मान सकते हो आप। और एक पार्टिकल की वजह से इतना, इतने टोटल पार्टिकल है, इतने उस रेंज में पार्टिकल है, तो उस रेंज के पार्टिकल्स की वजह से जो टोटल प्रेशर लगेगा वो इतना होगा। और सारे पार्टिकल्स की वजह से कैलकुलेट करना इस डायरेक्शन में, तो इस u पे इंटीग्रेशन कर दो 0 to ∞, क्योंकि u वेलोसिटी 0 to ∞ हो सकती है। जब KTG के कुछ टर्म्स पढ़े थे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेलोसिटी का रेंज 0 to ∞ हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई बात समझ? अब इस चीज़ को आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ये जो मैंने लॉजिक सिखाया ना, ये कैसे किया है इसको ध्यान रखना बस। ये KTG के अंदर आता है, ये 2mu² वाला, क्लियर है? ये हो गया प्रेशर, तो u दिशा में सभी कणों के कारण दाब P है, ये प्रेशर इन u डायरेक्शन ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स इज P, ठीक है, ये P आ गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। P इक्वल टू 0 to ∞ 2mu², एक सेकेंड, यहां से आपको लिखना कहां से? यहां से लिखना, इससे पहले तो आप लिख चुके हैं सारा। अब देखिए ये जो टर्म है ये उठा के लेके आ रहा हूं, dnu का वैल्यू, सिंस dnu का जो वैल्यू होता है na, क्यूब नहीं आएगा, एक डायरेक्शन के लिए a ही आएगा, ये तीनों डायरेक्शन में होता है क्यूब, तो u v और w तीनों का आता तो a आता तो a क्यूब हो जाता है, यानी तो ये क्या आएगा, na e⁻⁻b u² du। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, है ना? क्यूब नहीं आएगा ना? क्यूब नहीं आएगा, चलो आगे चलिए। तो ये आएगा क्या, P इक्वल टू 0 to ∞ 2mu² and a e⁻⁻b u² du।
ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसके एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं हम लोग। P का वैल्यू देखिए 2m(n)a, ये तो सब बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी, इसमें बचा u² और e टू पावर माइनस bu² du। या ये गामा इंटीग्रेशन से हो जाएगा। गामा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, सिंस हमने पढ़ा है 0 टू इन्फिनिटी, एक तो लिमिट सेम होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी का, x टू पावर m e टू पावर माइनस b x टू पावर n dx। अगर इस टाइप का है, मतलब जो वेरिएबल है x इसमें, यहाँ पे वेरिएबल क्या है u है, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट जो है यहाँ पे हम लोग जनरली अल्फा लिखते हैं, यहाँ पे क्या b है। इसको जो ओपन करते हैं ये ऐसा आता है 1/n फैक्टोरियल 1 प्लस m अपॉन, फैक्टोरियल नहीं है गामा है, और नीचे आता है अल्फा टू पावर गामा 1 प्लस m बाई n। नहीं ये पावर आता है, हाँ पावर आता है, ये पावर आता है, गामा में नहीं आता है, ठीक है, ये ऐसा आता है। अब देखिए इसको ओपन कीजिए, यहाँ इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये अगर ये यहाँ पे लगाऊँ तो 0 टू इन्फिनिटी u² e टू पावर माइनस bu² du। इसके हिसाब से तो m क्या है 2 है, n क्या है 2 है, अल्फा क्या है b है, अल्फा की जगह, तो इसको कैलकुलेट करें तो 1/2 1 प्लस 2/2, और ये अल्फा की जगह b है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2/2, ये आ गया। तो ये बना क्या, ये 1/2 और गामा 3/2, गामा 3/2 होता है, एक बार लिख ही देता हूँ, गामा 3/2, और ये आ गया b 3/2। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा क्या, गामा को ओपन करना पहले सिखाया है, एक पहले भी किया है मैंने इस टाइप का। 3/2 को लिखते हैं हम लोग 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन ये b टू पावर 3/2, ये हो गया क्या रूट पाई 1/2 ये 4 b टू पावर 3/2, ऐसा आ गया। क्लियर है। चलिए ये किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 0 टू इन्फिनिटी u² e टू पावर माइनस bu² du, ये इसका वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख सकते हो ना। अब पहले पता नहीं इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गए थे, मुझे याद नहीं है, बट हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना जिसने नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। P का वैल्यू देखिए 2mNA, P इक्वल टू 2mNA, और इसका वैल्यू रख देता हूँ मैं, इसका वैल्यू आ रहा है रूट पाई 4b टू पावर 3/2, तो ये आ गया P इक्वल टू, देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, 2mN A का, ये एक सेकेंड, A का वैल्यू रखो, A का वैल्यू क्या होता है रूट b अपॉन पाई, रूट b अपॉन पाई, ये रूट पाई 4b टू पावर 3/2। देखो इसमें क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई, रूट पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। b की पावर ऊपर रूट मतलब आधा पावर है, नीचे कितना 1.5 है, तो नीचे केवल 1 बच जाएगा पावर, तो और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mn और 2b का नीचे 1 बचेगा, ये रहा, ये आ गया। और तो कुछ कहीं मिस्टेक नहीं किया ना हमने, कहीं पे कुछ रह गया हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे चले, b का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, तो चलो ये देखो, एक ये वैल्यू आ गया p का, प्रेशर है, और प्रेशर देखो एक चीज समझना, सिंस PV इक्वल टू N KT, ये फॉर्मूला पढ़ा है पहले कभी, PV इक्वल टू NKT, ये आइडियल गैस के लिए होता है। आइडियल गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू NRT, ये होता है, अरे ये होता है ना, ये क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं ऐसे टोटल पार्टिकल अपॉन आवागाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल मोलों की संख्या आ जाता है। तो इसको इसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, एन को स्मॉल एन को ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन होता है टोटल पार्टिकल,
और एन है अवोगाड्रो नंबर इंटू आर टी, ऐसा हो गया। इस फॉर्मूले में ये R अपॉन एन होता है, ये K के बराबर होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये PV इक्वल टू एन के टी, ऐसा भी फॉर्म होता है इसी का। ये आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है इसका K की टर्म्स में ऐसा होता है, N जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, N होता है कुल कण होते हैं, टोटल पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कुल कणों की संख्या। ठीक है, समझ आता है। तो मैं PV इक्वल टू एन के टी, ये साइड में लिख लेना, ऐसा क्लियर है, लिख लोगे ना। तो PV इक्वल टू एन के टी होता है ये। PV इक्वल टू एन के टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N अपॉन V के टी, N अपॉन V, N अपॉन V। ये यहां पर जो N लिया है ना मैंने, ये नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं हम लोग, यहां पर ये N अलग है, यहां पे ये N अपॉन V जो है ये क्या, एकांक आयतन में कणों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल है। एकांक आयतन में कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। और इसको हमने इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग में स्मॉल एन से, इसको आप यहां पे एक बार एन डैश से लिख लो, एन डैश, एन डैश मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। वैसे तो इसको स्मॉल एन से लिखते हैं जनरली, लेकिन हम लोग एन यहाँ पे किसी और चीज को लिख रहे हैं, हम एन इसको लिख रहे हैं, एन बाई वी को, एन बाई वी को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हुए आ रहे हैं शुरू से इस डेरिवेशन में, जहां से चालू किया था मैक्सवेल। तो ये स्मॉल एन के बराबर होगा, एन के टी। आई बात समझ में। तो देखो प्रेशर यहां से डेरिवेशन से तो एम एन बाई टू बी के बराबर है, और यहां से एन के टी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो क्या आता है, देखिए। अब मेरे पास में इक्वेशन नंबर याद नहीं है मुझे पहले कहां तक हो चुका था, तो मैं काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर Z कर देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर Y कर देता हूं। तो समीकरण Z एंड Y से, समीकरण Z एंड Y की तुलना करने पर, ये साइड में लिखते रहना, ये होता है ना, लॉजिक दे रहे हैं, सिंस ये होता है, चूंकि ये करके लिख देना, सिंस ये होता है। तो Z एंड Y की तुलना से, बाय कंपेयरिंग Z एंड Y, क्या होगा ये, एन के टी, एक सेकेंड, ये होगा एम एन बाई टू बी इक्वल टू एन के टी। एन से एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एन विल कैंसिल आउट टू एन, क्या बचेगा अपने पास में, अपने पास आएगा एम बाई टू बी के टी, तो बी का वैल्यू आएगा एम बाई टू के टी, एम बाई टू के टी। ठीक है, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ, सही चल रहा है। क्या वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला एम बाई टू के टी। एक बार चेक कर लेते हैं, बी का यही वैल्यू आ रहा है क्या, ठीक है, यही वैल्यू आ रहा है बी का। अब देखिए ये बी का वैल्यू आ गया अपने पास में, एक सेकेंड, बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लिया था, अभी बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों को रखना वहां पे जो डी एन कैलकुलेट किया था वहां पे, तो जिसने ये कॉपी नहीं किया पहले तो ये कॉपी कर लेना, ठीक है, ये कॉपी कर लेना। अभी हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोगों ने ये ए और बी का वैल्यू वहां पे पुट करना है जहां पे फाइनली डी एन सी कैलकुलेट कर लिया था वहां पे। तो सिंस डी एन सी का जो वैल्यू कैलकुलेट किया था आपने, क्या था, डी एन सी का वैल्यू 4 पाई एन ए क्यूब ई टू पावर माइनस बी, और क्या था, सी स्क्वायर डी सी, एक ऐसा वैल्यू कैलकुलेट किया था, आपके लिखा हुआ होगा जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे खत्म किया था उसके जस्ट पहले, जहाँ पे ए का वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था उसके जस्ट पहले था डीएनसी का, कुछ इस टाइप का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था।
4 पाई एन सी 4 पाई एन ए क्यूब ई टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। इसके साथ सी स्क्वायर और था है ना, एक सेकेंड, हाँ सी स्क्वायर और था यहाँ पे सी स्क्वायर और था, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा ये वैल्यू सी स्क्वायर डी सी। ये पता नहीं इक्वेशन नंबर तो कौन सा लिखा था, लेकिन ये हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये ऐसा आया था। इसके अंदर हम लोग ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं ना। उपरोक्त समीकरण में ए व बी का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन अबाव इक्वेशन देखो वैल्यू पुट करो, डी एन सी इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब। ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू था रूट बी अपॉन पाई, ये था ना। तो इसका करना है क्यूब, येलो क्यूब कर दो, ई टू पावर माइनस बी। बी का वैल्यू क्या आया, बी का वैल्यू है एम अपॉन 2 के टी, यह आया इंटू सी स्क्वायर डी सी, ये आ गया वैल्यू। तो इसको ठीक से लिखो, डी एन सी 4 पाई एन, देखो इसका मतलब हो गया बी टू पावर 3/2 है ना। बी देखो आधी पावर तो रूट है और ये है 3, तो 3 और आधी 3/2 हो जाता है, यहाँ पे अगर बात करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी टू पावर 3/2 ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू सी स्क्वायर डी सी, ऐसा मिलेगा। इस जिसने कॉपी नहीं किया पॉज करके कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। डी एन सी 4 पाई एन, बी का वैल्यू क्या होता है एम अपॉन 2 के टी, तो 2 के टी पाई पहले से ये आ गया बी का वैल्यू, तो 3/2 ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू सी स्क्वायर डी सी। ये जो वैल्यू मिला ना, ये वाला वैल्यू, इसको बोलते हैं मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल का वितरण नियम। एक बार मैं फाइनल आंसर चेक कर लेता हूँ हमने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं। 4 पाई एन एम बाई 2 के टी 2 पाई के टी 3/2 ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट किया हमने, ठीक है। ये हो गया भैया, क्लियर है। तो डी एन सी 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी ये आ गया। ये क्या, मैक्सवेल वितरण नियम, मैक्सवेल वितरण नियम। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, एक दूसरी और चीज बताता हूं इसके अंदर। कई बार आपको लगे कि टाइम थोड़ा कम बच रहा है एग्जाम में और मैं इतना बड़ा डेरिवेशन कैसे करूं, तो देखो हमने ए और बी के जब वैल्यू कैलकुलेट करे तब से पहले हमारे पास में ये इक्वेशन था, मतलब मैक्सवेल वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पहले ही मिल गया था ये डीएनसी, तो बस इसमें ए और बी का वैल्यू ही पुट करना था। तो लास्ट लेक्चर में ए का और बी का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया। तो ये इतना डेरिवेशन, अगर ए और बी का वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि बी का वैल्यू यह आता है ए का, और बी का वैल्यू जो होता है एम बाई 2 के टी, ये दोनों याद रख देना और ये वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देना, फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े। ये उस केस में जब आपके पास टाइम कम बच रहा हो, ठीक है। अदरवाइज ये चीज करनी है आपको यहाँ तक। ये वितरण नियम आ गया। अभी इसके साथ में कुछ चीज़ें और हम एक दो डायग्राम बनाएंगे, इसके क्या बोलते हैं उसको, कर्व बनाएंगे, किस तरीके से इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये यहाँ से पता चलता है कि आपको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी में कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी 5 से 5.5 के बीच में
इतनी वेलोसिटी अगर पार्टिकल्स की हो तो वो कितने पार्टिकल होंगे जो इस रेंज में होंगे, तो वो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। आई बात समझ? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब देखो एक दो चीज़ें और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं हम लोग। इसी में देखो अलग अलग तरीके से हम और चीज़ें भी लिखते हैं। देखें ये है DNC, ये जो n है इसको इधर लेके आ जाऊँ तो ये जो बना क्या बचा, 4 पाई m/2 पाई KT 3/2 e टू पावर माइनस mc²/2 KT c² dc। इसको एक फंक्शन के ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, चलो ये जो भी है इसको लिखते हैं FC DC। C में है ना तो C लिख दिया, U में होता तो U आ जाता, V में होता तो V आ जाता। और इसको क्या लिखते हैं, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये जो है FC इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रायिकता वितरण फलन। क्या बोलते हैं? प्रायिकता वितरण फलन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताता हूं मैं। FC क्या है? प्रायिकता वितरण फलन है ये, प्रायिकता वितरण फलन, ये बड़ी काम की चीज है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बड़ी काम की चीज़ है। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे n पार्टिकल है, आपके पास कितने भी पार्टिकल है, आपका टेम्परेचर है सिस्टम का T, कोई भी टेम्परेचर है, आपको ये आइडिया लगाना है कि कोई पर्टिकुलर रेंज में पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स बिटवीन ए पर्टिकुलर रेंज। जैसे आपको चेक करना है कि 5 मीटर पर सेकंड हो वेलोसिटी या 10 मीटर पर सेकंड हो, 5 मीटर से लेकर 10 मीटर पर सेकंड के बीच में पार्टिकल्स के होने की कितनी संभावना है। What is the probability of finding the particles between 5 मीटर पर सेकंड to 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी होगी, कितने चांस है पार्टिकल्स के इस रेंज में होने के, तो वो इस फंक्शन से बताया जाता है। ये फंक्शन यही बताता है प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ? चमका? ठीक है, तो ये है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये FC का वैल्यू आ गया। आगे अगर हम लोग और बात करें तो आगे दूसरी चीज़ें और कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट कर्व बनाने हैं अभी हमारे को, 1 मिनट बचा अपने पास में। तो देखिए, हाँ एक डेंसिटी और कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी का हमने जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला डेंसिटी का रो इक्वल्स टू, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था अपने पास में, डेंसिटी का NA क्यूब e टू पावर माइनस BC², ऐसा था डेंसिटी, है ना, घनत्व। ये पहले कैलकुलेट कर चुके थे हम लोग। तो रो में A और B का वैल्यू और पुट कर दो। A का वैल्यू B/पाई रूट में आता है, तो रूट में आएगा तो पावर 3/2 हो जाएगा, और e टू पावर माइनस ये m/2 KT c², और B का वैल्यू रखूँगा तो m/2 KT हो जाएगा, तो 2 पाई पहले से है, 3/2 e टू पावर माइनस mc²/2 KT। ये घनत्व डेंसिटी और आ गया अपने पास में। अब इनके वक्र बनाने, कर्व बनाने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और इसके आगे की बातें भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक आधा कर्व बनाना होता है, वक्र, जैसे रो का वक्र कर्व बनाएंगे हम लोग, या फिर इसका कर्व बनाएंगे DNC का। तो अभी देखते हैं हम लोग किस किस चीज़ का कर्व बनाते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके भैया, ये छाप लेना जिसने नहीं कॉपी किया है। चलो ठीक है, ओके।